नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टी टाइम में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। टी टाइम में हम मुलाकात कराते हैं आपकी हर ऐसी एक शख्सियत से जिसने अपने दम पर समाज में, सोसाइटी में एक आला मुकाम हासिल किया है। तो ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ टी टाइम में मौजूद हैं जिनका नाम है संपत उपाध्याय। 2013 बैच के IPS हैं और वर्तमान में SP भोपाल साउथ। बहुत बहुत स्वागत संपत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके ड्रीम्स होते हैं। टी टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है सर जिसमें हम जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपके करियर को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर। तो सबके अपने अपने ड्रीम्स रहते हैं कि आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर कॉलेज, या बचपन से ही ड्रीम देखता है कि बड़े होकर ये बनना है, ये करना है। आपका क्या ड्रीम था? निश्चय ही जो माता पिता और परिवार में लोग बताते हैं, बच्चा पहले उन्हीं चीज़ों को देखता है, बाद में बाकी चीज़ों उसके ध्यान में आती हैं। मैं चूँकि ग्रामीण परिवेश से हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं दिखते थे। सरकारी सेवाओं का ही क्रेज़ था वहाँ पे। उसमें भी सबसे ज़्यादा फौज, आर्मी, इन सब चीज़ों में, पुलिस में लोग प्रयास करते थे। तो बचपन में 9वीं 10वीं क्लास के आसपास मैं रहा हूँगा तो पिताजी ने कहना शुरू किया कि सरकारी सेवाओं में सबसे बेहतर सिविल सर्विसेज है, आप उसका प्रयास करिए, आप अच्छा करेंगे। तो बाद में हमेशा इस चीज़ के लिए इनकरेज करते रहते थे। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर आगे उसको अपना मन भी बनता गया और यहाँ तक पहुँचा नहीं। कैसी शुरुआत की जर्नी रही? क्योंकि UPSC या सिविल एग्ज़ाम बहुत टफ माना जाता है, लाखों लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि जो सिविल सेवा के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं या UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। कैसा रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट रहा या दूसरा अटेम्प्ट रहा? जैसा मैंने आपको बताया, ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं हूँ। तो 10वीं की परीक्षा के बाद ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन मैंने लिया 11वीं 12वीं से, चूँकि सिविल टारगेट था। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक देश की अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जब 21 साल की उम्र हुई, जो न्यूनतम आयु होती है सिविल सर्विसेज की, तो आदमी देना शुरू किया। इस परीक्षा के दौरान ही एक अन्य परीक्षा SSC के थ्रू मैंने दी थी। तो वहाँ पर मेरे NSSO करके सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, वहाँ पर मेरी नौकरी हो गई थी। तो 3 साल मैं वहीं उसी विभाग में रहा और वहीं से अपनी परीक्षाएं देते रहा। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली और मध्य प्रदेश का डर मिला, जिसके पश्चात मैं मध्य प्रदेश में सेवाओं के लिए आया। जब परिवार में पहले कोई पुलिस में रहा या कुछ, परिवार की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताइए। मेरे परिवार में सिविल सर्विसेज में ऐसा सच नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, गाजीपुर, वहाँ से काफ़ी लोग फौज में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, अलग अलग रैंक पे, जवान पे हैं, DSP पे हैं, SI पे हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में कोई परिवार का नज़दीकी व्यक्ति पहले नहीं रहा है। लेकिन चूँकि यूनिफॉर्म के लोगों को देखा गया है आसपास अपने, और जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ जो अधिकारी रहते हैं, अच्छे अधिकारी रहते हैं, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से दिखते रहते हैं। तो एक चाहत रहती थी कि नहीं, हम भी अच्छा करें और ऐसी जगह पे पहुँचें। ग्रामीण परिवेश से आकर और एक फिर सिविल एग्ज़ाम्स को क्रैक करना और फिर वो भी एक IPS सेलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। तो जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नाकाम हुए, सेकंड अटैम्प्ट में नाकाम हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आपको कि कहीं डिमोटिवेट हुए होंगे। तो ऐसे वक्त में, ऐसे समय में आपको मोटिवेट कौन ने किया? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं का कैलेंडर पूरे साल भर का होता है। एक साल आप मेहनत करते हैं और नहीं होता, खासतौर पे आप बचपन से 7-8 साल से जब वही ड्रीम कैरी कर रहे हैं तो दुख तो होता है। लेकिन अगले प्रयास के लिए आदमी प्रयास करता है। साथ साथ ये भी लगता है कि इस परीक्षा में अलग अलग लेवल पे, जैसे 7-8 लोग फॉर्म, 8 लाख 5 लाख लोग, ऐसे बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरे, 12,000-14,000 लोगों ने मेंस लिखा, 2,500 लोगों ने इंटरव्यू दिया। तो जब टॉप 2,500 में आप पहुंचते हैं, 2,000 में पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, उस लेवल के आप काफ़ी नज़दीक हैं। कभी 10 नंबर से, कभी 15 नंबर से, अलग अलग कारणों से छूटता है। तो उतनी निराशा नहीं हुई कि नहीं, मैं रेस से बाहर हूँ। लगा कि मैं काफ़ी नज़दीक हूँ और प्रयास करूँगा तो सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे मित्र भी थे जो तैयारी करते थे, उन्होंने भी मेंस दिया था। आशुतोष मणि तिवारी करके थे, हमारे पुराने विभाग में थे, हमारे बड़े भाई साहब थे। तो इन लोगों का भी सहयोग बना रहा कि नहीं, आप प्रयास करते रहिए, होगा सिलेक्शन। सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपको किसने किया कि नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर सिलेक्शन होगा? स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। अपना जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, अपने पास के जो लोग रहते हैं, आपके परिवार वाले लोग हैं या नज़दीकी मित्र हैं, ये लोग आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। आप किसी पद पे रहें न रहें, उनका प्यार व्यवहार आपके पद से नहीं निर्भर करता। तो ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं और आप विश्वास बनाए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात स्वयं पे विश्वास बनाए रखने की बात है। तो स्वयं पे भी विश्वास बना रहा, जिससे आदमी ये कर पाए। बिल्कुल। एक UPSC और ख़ासतौर से बिहार और UP से सबसे ज़्यादा IAS IPS सेलेक्ट होते हैं।
आईपीएस ही बनना चाहते थे या आईएएस की भी कुछ प्लानिंग थी कि अगर मेरिट बेस पे आए तो अगर आईएएस कैडर मिलता तो क्या आईएएस और आईपीएस में से क्या चॉइस थी? खासतौर पे ऐसे परिवार में जहाँ सिविल सर्विसेज में कोई नहीं रहा है तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या सर्विस कैसी होती है, किसमें क्या काम होते हैं। बस वो जानते हैं सिविल सर्विसेज है, और जो लोगों को सबसे ज़्यादा दिखते हैं लोग एसपी कलेक्टर दिखते हैं। हाँ, तो उसमें कुल 24 सर्विसेज होती हैं, 24 इनकम टैक्स भी उसमें होता है, आरटीएस होता है, परीक्षा, हाँ परीक्षाएँ एक ही होती हैं, तो उसमें अलग अलग प्रेफरेंस भरता है। तो निश्चय ही मेरा प्रेफरेंस ये दूसरा प्रेफरेंस था, पहला प्रेफरेंस आईएएस का था, लेकिन एक बार चयन होने के बाद आदमी ये सर्विस अच्छी लगी और काम अच्छा लगा। आईएएस की वर्दी दिखती नहीं, लेकिन जब आप वर्दी पहनते तो एक डैशिंग जो आपका एक रुतबा होता है तो वो पूरे नज़र आता है। बहरहाल जब आप सिलेक्शन होगा फिर उसके बाद कैरियर की जर्नी कैसी रही आपकी स्टार्टिंग से? हम लोगों की आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। 11 महीने की कड़ा प्रशिक्षण होता है सुबह से शाम तक का। उसके बाद हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ज़िले में भेजा जाता है। मैं ग्वालियर में रहा 6 महीने, जहाँ 3.5 महीने थाना प्रभारी का भी अवधि होती है। थाना प्रभारी के रूप में काम किया, तो जनता देखी और पुलिस का असली काम देखा कि पुलिस कैसे काम करती है। इसके बाद मेरी पोस्टिंग बड़वानी में सिंधवास डीओपी की रही, खरगोन में मंडलेश्वर डीओपी की रही, इंदौर में एडिशनल एसपी रहा, और एसपी पीटीएस टिघरा रहा मैं ग्वालियर में। तो इन तमाम जगहों पे अलग अलग एस्पेक्ट दिखे समाज के, पुलिसिंग के, और उसको ज़्यादा बेहतर समझने का मौका मिला। और हर जगह प्रयास रहा कि स्वयं भी सीखें और जनता की जितनी बेहतर सेवा हो सकती है अपने विभाग के कार्यों से जुड़े वो की जाए। बिल्कुल। राजधानी भोपाल पहली पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग एज ए एसपी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोग राजधानी भोपाल क्या बड़े शहर होते, मेट्रो सिटी आती तो एसपी बनना चाहते हैं, और आपकी गुड लक है कि पहली पोस्टिंग आपकी एसपी भोपाल हुई। तो किस नज़रिए से देखते हैं कि किस तरह के चैलेंज है? आप बड़वानी रहे, ग्वालियर रहे, और पहली पोस्टिंग एसपी भोपाल रही, तो क्या चैलेंज मानते हैं अभी? अलग अलग पोस्टिंग में देखा जाए तो कुछ समानताएं भी होती हैं, इसके साथ साथ हर एक जगह नया होता है, हर एक पद नया होता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुलिस में हर एक दिन भी नया होता है। तो इन तमाम जगहों के बाद जब आदमी भोपाल आया तो भोपाल एक अलग तरह का शहर है। यहाँ पे प्रदेश की राजधानी है, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग अलग अलग विभागों के रहते हैं, मंत्रिमंडल रहता है, प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी मांगों को लेके आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वीआईपी मूवमेंट रहता है। तो यहाँ का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और रात देर रात तक चलता है, और चीज़ें काफ़ी संवेदनशील होती हैं। यहाँ आपको एरर का कोई मौका नहीं होता, तो इसको सावधानी को रखते हुए काम करना होता है। चूँकि एक टीम है यहाँ पे, अच्छी टीम है, आपके नीचे भी आपके सबऑर्डिनेट काफ़ी अच्छे हैं, आपके अधिकारी मार्गदर्शन करने के लिए अच्छे हैं, तो एक अच्छी टीम भावना से, एक अच्छी टीम की वजह से बेहतर काम यहाँ पे हो पाता है। एडिशनल एसपी इंदौर भी रहे हैं। एडिशनल इंदौर एक ऐसा क्राइम के मामले में बहुत हाई सिटी माना जाता है, और उसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से, हर तरह से इंदौर एक काफ़ी बड़ा शहर है। तो इंदौर और भोपाल में आपने क्या अंतर महसूस किया, क्योंकि इंदौर एडिशनल एसपी और फिर एसपी भोपाल? दोनों शहर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में गिने जाते हैं, लेकिन क्राइम के पैटर्न में काफ़ी अंतर है। भोपाल तुलनात्मक रूप से शांत शहर है, लेकिन यहाँ धरना प्रदर्शन, वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, और इंदौर में क्राइम ज़्यादा है, लेकिन क्राइम का डिटेक्शन भी होता है। इसके साथ साथ वहाँ की जो जनता है, ज़्यादातर लोग बिजनेस व्यापार के लोग हैं, कमर्शियल सेंटर है। ये राजधानी है तो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक लोग ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं, तो ये एक बेसिक नेचर में अंतर है। दोनों जगह के पुलिस के काम में आप भी इन्हीं कारणों की वजह से थोड़ा अंतर आता है। ग्वालियर में आप थाना प्रभारी रहे, सेंधवा में एसडीओपी रहे, इंदौर में एडिशनल एसपी रहे, भोपाल में एसपी वर्क कर रहे हैं अभी। कई लोग आपके पास आते होंगे, आम जनता अपनी अपनी समस्याएं लेकर, अलग अलग तरह की समस्याएं होती होंगी, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स बताते होंगे, क्राइम का तरीका अलग है। ऐसी कुछ चीज़ जो आपके पास आई हो जिसने आपको अंदर से हिला दी और आपको लगा कि नहीं, मैंने जो आईपीएस की नौकरी ज्वाइन किया, आईपीएस, वो बहुत अच्छा डिसीजन था, इसके मार्फत आप लोगों की जिस तरह से मदद करते हैं, तो ऐसी मदद की हो जो आपको अंदर से ऊपर मन मस्तिष्क में हमेशा याद रहे? निश्चय ही प्रतिदिन पुलिस में एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी घटना होती है, कहीं मर्डर हो गया, आप उसके परिवार वालों से मिलते हैं तो उनके दुख में आप दुखी होते हैं, आंख से आंसू भी आते हैं। कई बार छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म इत्यादि की घटनाएं होती हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं, तो उनमें आदमी दुखी होता है। तो अलग अलग इमोशन आपको दिखते हैं और उन इमोशन में आप लोगों के साथ होते हैं।
अपने पास कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आता है तो कानून में के दायरे में जितनी मदद उसकी हो सकती है मदद करते हैं। कई बार कई छोटे छोटे मामलों के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन अगर आप उनकी मदद कर पाते हैं तो अपने को संतुष्टि होती है। जब आप थाना प्रभारी थे या जब एसडीओपी थे तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन आप खुद ही करना पड़ता था, अब चूंकि अब सुपरविजन करना पड़ता है। जब इन्वेस्टिगेशन तो ऐसा कोई मामला जो आपको हमेशा याद रहा और जिसमें आपने एक आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मैंने ये जो करा एक किसी को न्याय दिला पाए या किसी को इंसाफ दिला पाए और किसी की मतलब मदद की जिसको हमेशा आपको दुआओं के रूप में नजर आई हूँ? एसडीओपी पीरियड में कुछ मामले होते हैं जिनकी विवेचना डीएसपी रैंक के ही अधिकारी करते हैं। तो मैं सिंधवा में था, वहाँ भी मैंने कुछ मामले किए थे, उनमें सजाएं हुई। इसके अलावा मैं मंडलेश्वर में था, वहाँ एक दो जांच मैंने की थी, उसमें सजाएं हुई। तो अगर किसी मामले की आप जांच करते हैं और उसमें फाइनली उस व्यक्ति को सजा हो जाती है, आरोपी को, तो उसमें एक अंदर से काफ़ी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि पूरा काम नीचे से ऊपर तक हमने किया। और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी को सजा दिला पाना काफ़ी कठिन काम होता है, जज को कन्विंस कर पाना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो सजा दे। तो मंडलेश्वर में एक था, नौवाहिता का मर्ग था, उसके पति ने उसकी हत्या की हुई थी। सभी लोग मान चुके थे कि नहीं ये इसने सुसाइड किया होगा, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पे कोई उसका चश्मदीद नहीं था, सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पे वहाँ सजा दिलवाई गई और उस व्यक्ति को उम्र कैद हुआ, तो अपने को संतुष्टि मिली। इसके अलावा किसी की कोई भी छोटी बड़ी मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दुआ दे देता है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की मदद करते हैं दुआ मिलती है, तो दुआओं से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पुलिस की नौकरी में तभी आता है कि आपने किसी के सजा इन्वेस्टिगेशन की और उसको बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और उसको सजा दिलवाई, तो वो तब जाके आपको लगता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी और मैंने सही कर। भोपाल और इंदौर में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। जब भोपाल एसपी तो क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और तरह तरह के प्रेशर से रहता है, सबसे खास तौर से क्योंकि धरने प्रदर्शन एक चैलेंज रहता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो क्या मानते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रेशर से आता है पुलिस पे, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी, जब चूंकि आप आईपीएस ऑफिसर हैं या पुलिस की वर्दी पहना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे हाई रहती है और खासतौर से परिवार की भी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो किस तरह से हैंडल करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर को या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है? जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, तो डेमोक्रेसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी सम्मानीय है और हमारे पुलिस विभाग के स्रोत से अपने सबॉर्डिनेट लोगों से किसी मामले के बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ अगर कोई जनप्रतिनिधि बताता है अपने को तो उसका एक दूसरा एंगल पता चलता है। हर बार सही नहीं कि जो आपका सबॉर्डिनेट बता रहा हो वो बात सही हो, तो उनके माध्यम से जानकारी मिलती है और अधिकतर मामलों में वो सही चीज़ के लिए कहते हैं। और अगर कहीं ऐसी चीज़ के लिए कोई कह रहा है जो कानून सम्मत नहीं है तो ना करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, आप उनको मना करते हैं और कोई सामान्यतः बुरा भी नहीं मानता। तो ये हमारे डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है जिसमें सबको साथ लेके चलना है, आदमी करता है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर में जैसा मैंने बताया कि तमाम अपनी मांगों को लेकर, परेशानियों को लेकर लोग आते हैं, तो उनसे थोड़ा संवेदनशीलता से बात करनी पड़ती है। उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये ऐसा कानून है, आप यहाँ इस स्थान पे नहीं जा सकते, ये नियत स्थान है, यहाँ से आपको बात करनी है, या फिर 144 वगैरह किसी स्थान पर लगी है तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो उनसे सामान्यतः हमारा प्रयास ये रहता है कि प्रेम भाव से, संवेदनशीलता से बात करके उनको समझाई जाए, ताकि वो अपना जो उद्देश्य से प्रदेश के कोने कोने से आए हैं उसमें भी उनका काम हो जाए और कोई कानून व्यवस्था भी न बिगड़े और शहर की जो सामान्य दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब न हो। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, तो हर तरह से परिवर्तन आता रहता है और चूँकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो जाहिर सी बात है कि क्राइम में भी परिवर्तन आए। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्राइम को किस नज़रिए से देखते हो और सबसे बड़ा कौन सा ऐसा क्राइम है जो पुलिस के लिए और आम पब्लिक के लिए एक चैलेंज है? क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो जब से मानव का अस्तित्व है और राज्य बना है, स्टेट बना है, इसको देश इत्यादि कहते हैं अलग अलग टर्म में, तब से क्राइम मौजूद है और राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी में है। और जो दुनिया के सबसे एडवांस कंट्री हैं उनके यहाँ रोजगार भले 100% हो गया हो, हेल्थ की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हो, लेकिन क्राइम खत्म नहीं हो पाता। अलग अलग पैटर्न का कुछ न कुछ बना रहता है। अपने यहाँ भी यही स्थिति है। समय के साथ पहले डकैतों के गिरोह हुआ करते थे, बड़ी दूसरे ढंग की घटनाएं होती थी, अब वो बदल गया है। अब एटीएम फ्रॉड हो गया है, आप बैठे रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। मतलब घटनाएं वैसे भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, लेकिन क्राइम का तरीका बदल गया, पैटर्न बदल गया है। पैटर्न बदल गया, फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ गए हैं।
साइबर फ्रॉड बढ़ गए हैं, फेसबुक वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें आपके बारे में कुछ आपको पता नहीं है, कोई भी आपको फ़ोटो कहीं डाल दे रहा है, चेहरा बदल के आपके नाम से कुछ कर ले रहा है। तो ये एक चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ जो एक चैलेंज के रूप में उभरी हैं, और धीरे धीरे हमारे पास संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रयास भी कर रहे हैं इनको ट्रेस करने का, पकड़ने का। आधुनिक की बात करें तो जिस तरह क्रिमिनल्स जो है वो बहुत हाईटेक हो गए, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस उतनी उस हिसाब से हाईटेक नहीं हो पा रही। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस को और कितना क्राइम्स जो क्रिमिनल्स हैं, एजुकेटेड क्रिमिनल्स हैं, पहले अनपढ़ होते थे जाहिल, लेकिन अब जो जैसे साइबर क्राइम की बात करें हम, साइबर क्राइम एक चैलेंज हो चुका है पुलिस के लिए, और एजुकेटेड क्रिमिनल्स ज़्यादा होगा, तो उसके लिए पुलिस को आधुनिकीकरण करने के लिए क्या और ज़रूरतें हैं? निश्चय ही, जैसा आपने बताया कि क्रिमिनल हाईटेक हो रहे हैं, पुलिस विभाग में भी पिछले 10 साल में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। हमारे थाने की बिल्डिंगें जो अच्छी नहीं हुआ करती थी, अब काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, 2 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। प्रायः सभी थाने में गाड़ियाँ हैं, डायल 100 की गाड़ी थाने की मोबाइल के अतिरिक्त है। बल वृद्धि भी हो रही है, लगातार हर साल जवानों की भर्तियाँ भी हो रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस के काम बढ़े हैं उस प्रोपोर्शन में हमको संसाधन या व्यक्ति उतने नहीं मिले हैं। पहले था कि लोगों के झगड़े होते थे, बड़े झगड़े होते थे, सिर फूट गया, हाथ पैर टूट गया, तभी लोग थाने जाते थे। अब पति पत्नी के विवाद में दिन भर में 10 बार लोग पुलिस को बुलाते हैं, छोटे मोटे विवादों में बुलाते हैं, और एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई है। हमें रोड पे खड़ा रख के चेकिंग कराना पड़ता है और हर जगह दिखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारे विभाग की तरफ से शासन से भी मांग की जाती है और शासन से साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साइबर वगैरह में भी हमारा जिले में क्राइम ब्रांच नोडल है, प्रदेश में भी जो बड़े जोनल हैं वहाँ पे साइबर थाने बने हैं, उनमें भी हम प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में संसाधन और बढ़ेंगे ताकि हम बेहतर सेवाएं दे पाएं। बिल्कुल, जैसे पुलिस के जो मूलभूत काम है उसके अलावा पुलिस को अलग से एडिशनल वर्क करना पड़ता है। आबकारी की भी काम पुलिस को करना पड़ता है, शराब पकड़ने का काम आबकारी विभाग का है, वो भी पुलिस को करना पड़ता है। कॉपीराइट के मामले दूसरे विंग के हैं तो वो भी पुलिस को करना पड़ता है। ये एक चैलेंज बना। जैसे आपने कहा कि कई, जैसे उसमें आपने दंपति वाले मामले में आरोपी को सजा दिलाई, तो ऐसे कुछ मामले भी आपके नज़र में होंगे या आपके साथ ऐसा कड़वा अनुभव भी रहा होगा कि आपने सब कुछ करा लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिला पाए हो, तो ऐसे कुछ कड़वा अनुभव कभी रहा हो? ऐसा कड़वा अनुभव तो नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि घटनाएं होती हैं। अब कई बार जैसे अब घटना हो गई वो डिटेक्ट नहीं हो पाई, कहीं हत्या हुई है, जैसे मैंने बताया कि थाना प्रभारी पीरियड में मैं वहाँ पे था, ग्वालियर में था, बिजौली एक थाना हुआ करता था। मेरे आने से पहले वहाँ एक मर्डर पेंडिंग था। मर्डर में क्लियर था कि ये 3 आरोपी हैं, तीनों परिवार के नज़दीक थे, एक भाई था, एक पत्नी थी, एक और व्यक्ति था। अब तीनों में से कौन है, मामला पुराना हो गया था, वो लास्ट तक मैं 3 महीने प्रयास करता रहा, वो मैं नहीं क्रैक कर पाया, उसके बाद भी नहीं हो पाया वो। तो ऐसे मामले में मन में कहीं महसूस रह जाती है कि मतलब जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसको हम न्याय नहीं दिला पाए। ऐसे ही कुछ चोरी की, लूट की घटनाएं होती हैं, जिस व्यक्ति के साथ होता है उसके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचती है, उसके मन में एक भय बढ़ता है, और तमाम प्रयासों के बावजूद हम नहीं कर पाते, तो उसमें थोड़ा सा दुख जरूर होता है। पब्लिक को जरूर लगता है कि पुलिस चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पुलिस ब्रह्मा की तरह तो नहीं है कि बैठे बिठाए सोचेगी और मिल जाएगा। आदमी की तरह ही संसाधनों से हम प्रयास करते हैं। हालांकि हमको जानकारी प्रोफेशनली ज़्यादा होती है आम पब्लिक की अपेक्षा, तो हम पूरा प्रयास करने के बावजूद जिन मामलों को क्रैक नहीं कर पाते उसमें थोड़ा सा दुख जरूर होता है। गुट्टी टाइम में हम बात कर रहे हैं 2013 बैच के IPS संपत उपाध्याय जी से, जो वर्तमान में SP साउथ है। अभी हम बात कर रहे थे उनके कैरियर को लेकर, कैरियर की जर्नी को लेकर। अब हम बात करेंगे, थोड़ा पारिवारिक होते हैं, थोड़ा परिवार में घुसते हैं, क्योंकि परिवार भी एक पार्ट होता है किसी भी अधिकारी को, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सर, क्या हुआ, लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही शादी? अरेंज मैरिज ही था। शादी से पहले भी लोग एक दूसरे को जानते थे, परिवार जानते थे। पत्नी भी वहीं बनारस की पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD उन्होंने किया है, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका हैं, ग्वालियर में पहले पोस्टेड थी, अभी मेरे भोपाल आने के बाद भोपाल में पढ़ा रही हैं, और घर में माता पिता हैं। सेंट्रल स्कूल में अभी मैम टीचर हैं। तो क्या, जैसा कहा कि अरेंज मैरिज रही, बहुत मैम भी जॉब कर रही हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार को किस तरह से, वाइफ को किस तरह से समझ दे? पुलिस की नौकरी राउंड द क्लॉक नौकरी मानी जाती है, और भोपाल खास तौर से भोपाल की नौकरी तो अपने आप में सब जानते हैं कि टाइम ही नहीं रहता है। दोनों की वर्किंग होने से ये समस्या से आप मुक्त हो जाते हैं कि घर पे आपको कोई इंतजार नहीं कर रहा है, आप अपनी नौकरी पे हैं और आपकी जो भी धर्मपत्नी है, स्पाउस, नौकरी का एक टाइम फिक्स है, वो अपने समय पे है, तो उतने समय के लिए तो आप मुक्त हो गए। बाकी जो बचा समय है
तो लोग जब शुरू में ज़रूर लोगों को लगता है कि भाई कैसी नौकरी है, मतलब कोई शेड्यूल नहीं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और निश्चय ही जो हम ऑड आवर्स में लंबे समय तक कर पाते हैं काम, इसमें परिवार वालों का एक त्याग शामिल रहता है। इसके अलावा जो हमारे माता पिता हैं और परिवार का जो बैकअप है वो काम आता है बच्चों के पालने पोसने में और चीज़ों को संभालने में, तो पूरे परिवार का बैकअप रहता है। तो इस मामले में आप खुशकिस्मत है कि पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो आपके बच्चों को जो देखभाल के लिए जिम्मेदारी, तो क्या जब होता है IAS IPS या कई बार हमने देखा कि बच्चों को आया के सुपुर्द या नौकरों को सुपुर्द कर दिया जाता है, तो इस मामले में तो आप हर तरह से खुश नसीब हैं। हाँ, बच्चे किसी भी माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं, बहुत ही मजबूरी में आदमी किसी थर्ड पर्सन को दे पाता है। हमारे यहाँ भी ऐसी नौबत नहीं आई, माता पिता सभी अभी ठीक ठाक हैं, तो वो बच्चों को देख लेते हैं, तो अभी तो परिवार के लोग ही देख रहे हैं। फुर्सत तो मिलती नहीं होगी क्योंकि पुलिस की नौकरी है, मैम भी जॉब करे, लेकिन जब फुर्सत के कुछ पल या कुछ समय या कुछ घंटे मिलते हैं तो उनको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से गुजारते हैं? निश्चय मेरी बिटिया है, छोटी है, अभी 2.5 साल की है, तो बच्चों की जो ये उम्र होती है, आप कह सकते हैं 6-8 महीने से लेके 5 साल तक, वो अपने आप में एक मनोरंजन के बड़े बड़े साधन रहते हैं और बड़े बड़े टेंशन को रिलीव करते हैं, तो बच्चे के साथ समय बिताते हैं, उससे काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप एक परिवार में होते हैं तो हस्बैंड वाइफ में खटपट भी होती है, नोक झोंक भी होती है, नाराज़गी और रूठने मनाने का दौर भी चलता है। मैम कभी नाराज़ होती है तो किस तरह से मनाते हैं, और आप नाराज़ होते हैं तो मैम किस तरह से मनाती हैं? और खटपट तो होता है, लेकिन नाराज़गी हमारी उस लेवल तक नहीं पहुंचती, कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं दोनों लोग। सामान्यतः मतलब आदमी शांत हो जाता है, अगर सामने वाला नाराज़ है तो फिर आप चुप हो जाते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तब बात करते हैं, तो सामने वाला अलग अलग तरीके होते हैं, कोई गाने गा के मनाता है, कोई मूवी दिखाने ले जाता है, कोई लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है, कोई डिनर कराने ले जाता है, तो आप किस तरह से मनाने की कोशिश करते हैं? अपने यहाँ ऐसी कोई फिक्स नहीं है। हाँ, जब भी समय मिलता है आदमी ज़रूर प्रयास करता है कि महीने में एक आध बार मूवी दिखा ले, कभी डिनर बाहर हो जाए महीने में एक आध बार, कई बार लंबा समय हो जाता है, लेकिन चूंकि हैं परिवार वाले, उनको पता है कि ज़्यादा नाराज होने कोई मतलब नहीं है, तो बाहर भीतर निकल जाएंगे। यूज्ड टू हो गई हैं, यूज्ड टू हो चुकी हैं, आदत पड़ चुकी है, इसलिए अभी इतनी स्थिति नहीं बन पाती है, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ऐसा पुलिस के अलावा आपके और क्या क्या शौक रहे, क्या ऐसे आपका जिसको फुर्सत का व्यक्ति मैम के साथ, बच्चों के साथ, तो ये तो अपने आप अलग एक अनुभव रहता है, लेकिन और भी जब खाली टाइम मिलता है तो क्या कोई आपके जो शौक है उनको पूरा कर किस तरह से, किस तरह के शौक रहे? स्पेसिफिक कोई ऐसे शौक नहीं रहा है, जैसे कई लोगों का डांसिंग का, सिंगिंग का, इन सब चीज़ों का रहता है। अब शुरू से ही आदमी व्यस्त रहा है, ग्रामीण परिवेश में थे, वहाँ पे थे तो वहाँ जरूर खेलना कूदना हुआ करता था ज़्यादा। जब स्कूल है, स्कूल के खाली समय है वो खेलना ही खेलना है। गर्मी की छुट्टियां हैं तो उसमें बगीचे में आम की रखवाली करना, उसी में खेल कूद रहे हैं। लेकिन जब से गांव छूटा तब से खेलना कूदना लगभग बंद है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी समय लगता था, सिविल की तैयारी में, नौकरी के साथ तैयारी करने में भी समय लगता था। फिर उसके बाद जब आए तब से लगातार ऐसी पोस्टिंग चल रही है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको समय मिल नहीं पाता, तो स्पेसिफिक कोई हॉबी डेवलप करने का समय नहीं मिला। आगे कोई ऐसी पोस्टिंग रही जहाँ पे समय मिला तो खासतौर से नए IPS और पुराने IPS में भी ये देख रहे हैं कि सिंगिंग का आजकल सब बड़ा क्रेज चल रहा है, कराओके पे लोग अब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर तो सिंगिंग हो गया, किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को वंडरिंग घूमने फिरने का शौक है, तो ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर एक जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए? सिंगिंग वगैरह का तो शौक नहीं है, रीडिंग आदमी जरूर करता है, कुछ अच्छी किताबें सर्च करके हमेशा 2-4 हमारे पास पड़ी रहती हैं, जो आदमी पढ़ा नहीं रहता है, तो जब भी समय मिलता है आदमी उस किताब को पढ़ने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ इससे पहले कि मुझे पोस्टिंग में था तो वहाँ पे काफ़ी मैंने पेड़ पौधे लगवाए थे, तो मुझे उनके देखभाल में काफ़ी अच्छा लगा। गार्डनिंग का, चूँकि ग्रामीण परिवार से समय से उनको पानी पड़ जाए, कौन पौधा नहीं डेवलप हो रहा, किसी को ऐसा तो नहीं कि जानवर खा गए, तो उसमें एक अच्छा सुकून मिलता था फूल पत्ती पौधों को देखने में। तो ग्रामीण परिवार से तो जाहिर से बागवानी से बहुत करीब रहेंगे, गार्डनिंग से बहुत करीब रहेंगे। एक और जो सवाल है, मैम किस तरह का शौक रखती है, मैम को किस तरह का शौक है? गार्डनिंग का शौक है, मूवी देखने का शौक है, तो और उनके जो शौक है तो वो कैसे पूरे करते हैं? बात हम इतने कम समय में। मैम का जो शौक है वो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है, उनको कुकिंग का शौक है, तो जो भी समय मिलता है वो तरह तरह के पकवान अपना यूट्यूब से देख के लोगों से पूछ के बनाती है और हम लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। तो कुकिंग क्या खास स्पेशल डिश है जो आपको बना के कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हैं वो,
अब हर डिश का तो आदमी नाम नहीं जानता है, वो यूट्यूब पे पड़े रहते हैं। बिल्कुल, बस जो मिल जाता है खा लेते हैं, तो वो अच्छे आइटम बनाते हैं। परिवार के साथ, मैम के साथ आखिरी टूर आपने मैम के साथ कहाँ गुजारा, किस तरह से वक्त गुजारा? साल भर पहले हम लोग गुजरात गए थे, उससे 1 साल पहले हम लोग JNK गए थे, हमारे बैचमेट वहाँ है। तो करीब साल या 1.5 साल में प्रयास रहता है कि कहीं न कहीं 1 सप्ताह के लिए आदमी जाए, और 1 सप्ताह अपने गांव पे जाते हैं हम लोग। साल भर का शेड्यूल रहता है, दिसंबर या जून के आसपास 1 सप्ताह अपने गांव में जाते हैं, बनारस जाते हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ समय बिताते हैं, और 1 सप्ताह कहीं न कहीं घूमने का रहता है। अभी तक तो ये चीज़ चल रही है, आगे देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर नए जो नौजवान हैं या नई पीढ़ी है, नए यूथ हैं, वो बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मार्गदर्शन या गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से वो कर नहीं पाते। तो जो नए लोग हैं या यूथ हैं या जनरेशन है, नई जनरेशन या नौजवान के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो किस तरह से सिविल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, कितना फोकस करें, उससे कौन से सब्जेक्ट है जिनको चूज़ करके आप सिविल एग्ज़ाम से क्रैक कर सकते हैं? सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है वो 6 महीने, 4 महीने या 1 साल भर की भी नहीं होती है। पिछले 20-25 साल में आपका पालन पोषण कैसे हुआ, क्या चीज़ें आपने पढ़ाई की हैं, आपका अपनी क्षमता कैसी है, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा है, वो सब चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा संक्षेप में, तो जीवन में किसी भी जगह आगे बढ़ने के लिए अनुशासन का एक महत्व है। आपका जो लक्ष्य है आप उसको देखते हैं कि नहीं, इस लक्ष्य पे हमें पहुंचना है, फिर उसके बाद आप रास्ता देखते हैं कि इसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, रास्ते में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही सिविल सर्विसेज में भी है, और कुछ जो उसके सिलेबस है, सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आप कहाँ से पढ़ेंगे। NCERT की किताबें लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं, कई लोग अन्य भी सहायताएँ लेते हैं, तो आप उस पर वर्कआउट करते हैं क्या आपके रास्ते में लगने वाली चीज़ें हैं। फिर अपना आप संसाधन देखते हैं कि आप कितना फोकस कर पाएंगे, जो समय लगेगा, जो पैसा लगेगा या जो सहयोग लगेगा, वो आपके पास है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों का एवल्यूएशन करने के बाद आदमी एक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उसमें लगता है, लंबे समय तक मेहनत करता है। उसके बाद एक लेवल होती है, उस लेवल पे पहुंचने के बाद अब फिर जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि एक बार इंटरव्यू तक आप पहुंचने लगते हैं, तो फिर आगे आपका तकदीर का फैक्टर रहता है। आप 10 नंबर कम पाएंगे, 20 नंबर कम पाएंगे, वो उसका भी एक रोल रहता है। तो हाँ, एक स्तर तक आपको अपनी तैयारी करनी है, और उसके बाद आपकी तकदीर और ऊपर वाले का है, और उसका आशीर्वाद रहा तो आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, अगर पुलिस में कोई बदलाव किया जाना हो और कोई बदलाव करना चाहता है, तो ऐसा क्या बदलाव होगा जो आप पुलिस विभाग में या पुलिस में बदलाव करना चाहेंगे? सिंगल बदलाव जी, जो भारतीय पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। बदलाव के नाते जो हमारे बड़े शहर में है उसमें कमिश्नरेट सिस्टम की बात चल रही है, क्योंकि कई बार डिसीजन काफ़ी तेज़ लेने होते हैं। अभी भी जैसे इंदौर, भोपाल में 2 SP होते हैं, तो हमको अपने एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी है, चीज़ें हैं, तो हम निर्णय तेज़ी से ले पाते हैं। लेकिन वो सिस्टम न होने के कारण हमारा कई सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो अभी तो जो काफ़ी राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी चीज़ें आ गई हैं। 72 सिटीज़ में करीब पुलिस कमिश्नर सिस्टम, हाँ, महाराष्ट्र वगैरह में, अधिकतर यूपी, बिहार वगैरह राज्यों में नहीं है, बाकी अधिकतर जगह है। तो ये एक सिस्टम आने से हमारे महानगर की पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मैं इंदौर, भोपाल दोनों जगह रहा हूँ, तो इस बात को मैं कह सकता हूँ कि उसके लगने से हमको वहाँ एक एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो टी टाइम में थे हमारे साथ संपत उपाध्याय जी, SP साउथ हैं और 2013 बैच के IPS हैं। आज हमने उनसे बात की और जाने उनके अनकहे राज, कई अहम बातें कहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम को कहा कि अगर कानून में बदलाव और पुलिस को अच्छे से मूव करना, क्राइम को कंट्रोल करना है, तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए नाज़िर TV। नमस्कार।